ओके, तो लास्ट हम लोगों ने जो भी कवर किया था आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें एक बार देखें कि एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, देखो सिंपल सी एक बात अगर बताई जाए कि अकाउंट्स में एग्जैक्टली है क्या, मुझे कैसे कैसे काम करना पड़े, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नाउ वी आर इन क्लास 11th। ठीक है, तो सबसे मेन सब्जेक्ट जो हमारे पास रहेगा कॉमर्स के अंदर बेसिकली उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी बेसिकली कॉमर्स के बारे में अगर बात की जाए तो अकाउंटेंसी जो हमारे पास अवेलेबल है जो सब्जेक्ट है इसे कॉमर्स का बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी बच्चा अगर कॉमर्स लेता है तो ये तो पर्टिकुलरली चीज़ें समझ में आती है कि हाँ बच्चा अकाउंट्स में कुछ ना कुछ जाके फ्यूचर में कुछ ना कुछ करेगा। अब वो अकाउंट्स में क्या करेगा ये टोटली डिपेंड करेगा फ्यूचर में उसको कहाँ जाना है, बिकॉज अकाउंट्स में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी बच्चे की स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं कि हाँ अकाउंट्स तो आता ही है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकाउंटेंसी एक तरीके से सबका बेस बना के चलता है कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। जैसे अगर हम बात करें साइंस के लिए क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, उस फील्ड में आप कहीं ना कहीं जाने वाले हो, मैथ्स एक सपोर्टिंग मटेरियल आपका काम करेगा इसलिए। ठीक है, तो हम आज अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटेंसी एग्जैक्टली कैसे काम करती है। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी में ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमने आज तक कभी किया नहीं है। हमने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जहाँ पे अकाउंटेंसी आती है। अकाउंटेंसी का सिंपल सा मतलब होता है भाई हिसाब किताब। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम लोग हिसाब किताब रखने वाले हैं। किस चीज़ का हिसाब किताब रखा जाता है, हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग हमेशा जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है पैसा। ठीक है, तो जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ या जो भी मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ उसका मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा एक पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, एक डाटा मैनेज, मुझे केवल मैनेज करना है उस पैसे को। जैसे लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। ठीक है, मैंने भाई मिस्टर के या नाम लिखे थे, ठीक है, मैंने कनिका को पैसे दिए और कृतिका को पैसे दिए। ठीक है, दोनों को मैंने कुछ अमाउंट्स दिया, लेट सपोज मैंने दोनों को 10,000 रुपीज़ का अमाउंट दे दिया और बोला कि भैया आप एक काम करो, आप इस पैसे को जाके ना खर्च करके आओ। आपका काम क्या है, केवल और केवल खर्च करना है बस। बट खर्च करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है इस पैसे में आप दो तरीके से खर्च कर सकते हो। एक अपनी एजुकेशन के लिए, ठीक है, दूसरा अपने पर्सनल खुद के लिए, जैसे मर्जी खर्च करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये भी खर्चा यहाँ पर एजुकेशन पे होगा और कुछ खर्चा पर्सनल पे होगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए कौन से वाले डाटा की, केवल इस इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, कि आप यहाँ पे कितना खर्च कर रहे हो पूरे साल में या पूरे महीने में, जो भी जैसे भी आप खर्च करने वाले हो, दोनों को मैंने डाटा दे दिया, अमाउंट दे दिया और बोला खर्च करो बस। ना खर्च करते टाइम मुझे बस एक चीज़ चाहिए, रिकॉर्डिंग। अब आप दोनों के द्वारा इस डाटा को जब आप खर्च करोगे, इस पैसे को आप जब खर्च करोगे तो रिकॉर्ड करोगे ना कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने इसको आपको बोला बस हिसाब किताब रख लेना। हिसाब किताब रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो राइटिंग फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। आप ओरली नहीं रख सकते ना कि 10,000 रुपये मोटा मोटा खर्च है, कहाँ कितना खर्च है, ओरल कैसे याद रहेगा। ठीक है, पूरे महीने में खर्च करना है आपको ये 10,000 रुपये, लेकिन ओरल लर्न करके रखना ये पॉसिबल नहीं है। तो आप दोनों राइटिंग में रखोगे, लेकिन इस बात की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो भी आप दोनों राइट करोगे वो दोनों सेम होंगे, सेम होने चाहिए डाटा प्रेजेंटेशन। वो पॉसिबल है, वो कहीं से ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर इंसान का हिसाब किताब रखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। लास्ट क्लास मैंने आपको अपना हिसाब किताब कैसे हम लोग रखते हैं वो दिखाया था। ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे, मैं होगा तो मैं तो देखो ऐसे रिकॉर्ड करूँगा कि डेट मैंने क्या किया, डेट के हिसाब से फिर मैं आइटम को देखूँगा कि मैंने क्या खर्चा किया, फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि मैंने कितने रुपये खर्च किए उसके ऊपर। तो ये सिंपल तरीका हो सकता है डाटा को रिकॉर्ड करने में, तो पैसे खर्च जो भी किया गया उसको रिकॉर्ड रखने का उसका। ठीक है, ये मेरा तरीका है। हो सकता है किसी दूसरे इंसान का तरीका अलग हो, दूसरा इंसान हो सकता है कुछ ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करे कि भाई मैंने पैसा कितना खर्च किया उसके हिसाब से और कितना आइटम मैंने खर्च किया और कितना मैंने डेट रिकॉर्ड किया। हर बंदे का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन हो क्या रहा है, सब में हम हिसाब किताब ही तो रख रहे हैं, सब में हम क्या कर रहे हैं, डाटा की रिकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं। तो अकाउंटेंसी अपने आप में क्या है, अकाउंटेंसी यही चीज़ है, हिसाब किताब रखना ही है, लेकिन एक सिस्टमैटिक मैनर में। बस ये मुझे सीखना है। मैं अगर आपको डाटा दे दूं, एक तरीका बता दूं जो क्या है, सिस्टमैटिक मैनर में अवेलेबल है, मतलब पूरी ऑल ओवर द इंडिया अगर कोई डाटा मेंटेन करेगा तो वो इसी सिस्टमैटिक मैनर को फॉलो करेगा। जो सिस्टमैटिक मैनर हम 11th क्लास के कोर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, वो सिस्टमैटिक मैनर क्या है अकाउंटिंग का, उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी हम यही सीखेंगे सारा चीज़ों का कि एग्जैक्टली कैसे कैसे काम होती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको एक बार ब्रीफ करेंगे सारी चीज़ों के बारे में और फिर समझेंगे कि चीज़ें एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो एक बार नोट्स निकाल लेते हैं हम लोग इस चैप्टर के लिए।
तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास अवेलेबल है उस चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग का एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है अकाउंटिंग आपके लिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं एक अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, इसमें तो नहीं मिलेंगी चीज़ें यहाँ। ठीक है, ओके। देखो, तो सबसे पहला जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में मुझे कैसे कैसे करनी है सारी चीज़ें वो समझनी पड़ेंगी। तो देखो, तो सबसे पहले हम आते हैं इस वाले टॉपिक पे। अब ये हमारा है फर्स्ट चीज़। देखो, सबसे पहले हर जब भी रिकॉर्डिंग की बारी आती है ना कि हम डाटा मुझे रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कहाँ की आपको कब करना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर। हर बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट। बट पॉइंट ये आता है कि कैसे पता लगेगा आपको कि भाई हमने बिजनेस में कितना कमाया। ठीक है ना, प्रॉफिट कमाना ये तो हमें समझ में आता है कि बिजनेस का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बट टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट आई नीड 2 आइटम्स। क्या क्या, मैंने कितना कमाया, इनकम कितनी हुई मेरी, और उसमें से खर्च कितना कर दिया बिजनेस करते करते। उसके बाद जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा या तो मुझे लॉस मिलेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, डिपेंडिंग कि डाटा ये वाला कैसा है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला, एट द एंड ऑफ ईच ईयर एवरी बिजनेस वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट दे हैव अर्नड। हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि भैया मेरे बिजनेस ने मुझे कितना कमा के दिया, क्या मैंने कुछ कमाया या फिर मैंने कुछ लॉस कर दिया। हाउ मच स्टॉक दे हैव इन देयर वेयर हाउस, उसके पास कितना माल बचा है साल के एंड में। या फिर हाउ मच बिजनेस में लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का सिंपल सा मतलब होता है, अभी ये नया टर्म मिलेगा आपको जिसका सिंपल सा हिंदी में मतलब होता है क्या, कर्जा। कर्ज कितना है मेरे ऊपर, क्योंकि बिजनेस विदाउट लाइबिलिटीज़ नहीं चलता कोई बिजनेस, लाइबिलिटीज़ होंगी। आप किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस का मुझे नाम बताओ, मैं उस बिजनेस पे आज के टाइम पे कितने रुपए की लाइबिलिटी है वो बता सकता हूँ। ठीक है, ये अकाउंटिंग में पावर देती है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि अकाउंट्स एक्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, किसी भी कंपनी डाटा मुझे रीड करना है, मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसे रीड कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें अकाउंटिंग के टर्म्स के बारे में अच्छे से पता है। और क्या जानना चाहता है बिजनेसमैन, हाउ मच इज ओड टू देम, उन्हें कितना लेना है कितना देना है, सब कुछ पता होना चाहिए ना मेरे बिजनेस के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी मुझे, ये सारी बिजनेस मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी, अकाउंटिंग से मिलती हैं। तो उसके बाद और हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारे पास रेज होते हैं अकाउंट्स के अंदर वो क्या होते हैं। सो अब इन क्वेश्चंस का जवाब हमें कैसे मिलेगा, क्या है, सो मैनी अदर क्वेश्चन, उसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका कनेक्शन किसके साथ है, डायरेक्टली पैसे के साथ। क्योंकि देखो, चाहे मैं प्रॉफिट की बात करूँ, बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस, ये सब मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडर हम मेजर कर सकते हैं पैसे के फॉर्म में। मुझे कितना स्टॉक बचा है, इसका मतलब कितने रुपए का स्टॉक बचा है मेरे पास, मैं ये जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट, मुझे कितना पैसा, हाउ मच, कितना लेना है कितना देना है, ये सब भी क्या है, ये सब भी रुपीज़ के फॉर्मेट में मुझे देना है ना। तो ये सब कुछ पैसे के बारे में बात कर रहा है। तो कुछ भी मैं जानना चाहता हूँ तो क्या है, सो मैनी क्वेश्चन होते हैं हमारे बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन और क्या जानना चाहता है कि डेली बेसिस पे कितना खर्च हो रहा है, मंथली बेसिस पे कितना खर्च हो रहा है, और एनुअल बेसिस पर मेरा कितना खर्चा हो रहा है। ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं एक बिजनेस के चलते इन ऑर्डर। अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए ये कहाँ से मिलेगी, इट इज़ एसेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी, क्या लिखा है इधर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस से रिलेटेड हर एक ट्रांजैक्शंस को तरीके से, तरीका कौन सा, सिस्टमैटिक, अपना तरीका नहीं, सिस्टमैटिक तरीका, वो मुझे यूज करना पड़ेगा। एंटर ड्यूरिंग इनटू द ईयर, जो भी इस साल से रिलेटेड है हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, तब जाके मुझे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। और वो पॉसिबिलिटीज किसने हमारे को दी, ये सारी चीज़ें हमें निकाल के दी इस इंसान ने। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सिंपल फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ब्लर कैसा आ रहा है, देखो इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर देखो क्या मतलब है, कह रहे लूका पासियोली इज अ पर्सन। ठीक है, ये लास्ट का समझाया था आपको, लूका पासियोली एक पर्सन का नाम है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। रीज़न, ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन, ये पहले इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दिया था, किस चीज़ का, ऑन द
डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? देखो, डबल एंट्री का मतलब होता है कि लेट सपोज मैं यहाँ से गया, मैंने एक शॉप से क्या लिया, कुछ परचेजिंग करी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने अगर परचेज किया तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो बदले में मुझे कुछ देना भी तो पड़ेगा, है ना। मैंने क्या दिया, मैंने कैश दिया या फिर मैंने चेक से पैसे दिए होंगे, तो मेरे बैंक से पैसे कटे होंगे अगर मैंने यूपीआई ट्रांजेक्शन करी है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं सामान तो खरीद रहा हूँ 10,000 रुपये का, लेकिन पैसे दे रहा हूँ केवल 5,000 रुपये? ठीक है, मैं ऐसा हो सकता है, लेकिन 5,000 रुपये के पैसे के साथ साथ मेरे पास उधारी भी तो आ रही है ना, मेरे पास उधार भी तो चढ़ गया मेरे ऊपर, उससे क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं 5,000 रुपये। दैट मीन्स अगर आप 10,000 का सामान खरीद रहे हो तो बदले में आपको जो मिलेगा या शॉपकीपर को जो मिलेगा, दोनों तरफ से ट्रांजेक्शन होती है, इसे क्या बोलते हैं, डबल एंट्री। एक ट्रांजेक्शन में दो घटनाएं घटी हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे और हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, यही डबल एंट्री सिस्टम है। तो दिस सिस्टम इज यूज्ड बाय द बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड टुडे। आज के टाइम पे अगर देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड में इन्हीं के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और अकाउंट्स की जाती है। तो पासियोली वॉज एन इटालियन मैथमेटिशियन हु लिव्ड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में उन्होंने अकाउंटेंसी को ड्राइव किया था, कब, 1494 के अंदर। ठीक है, इस ईयर में इन्होंने अकाउंटेंसी को जन्म दिया। अकाउंटेंसी के जो प्रिंसिपल्स वगैरह बताए थे, सारे बताए कि अकाउंटेंसी ऐसे ऐसे काम करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। एज एन अकाउंट्स का ब्रीफ हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, इसीलिए। अब देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर चैप्टर्स की स्टार्टिंग करें तो अकाउंटेंसी में जितनी बातें हम लोगों ने सीखी है अभी, वो सारी बातें एक डेफिनेशन के फॉर्मेट में हमें किसने दी हुई हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिका की तरफ से ये डेफिनेशन आई है। तो इस डेफिनेशन में वही बातें बोली गई हैं जो हम लोगों ने अभी इतने सारे जो स्लाइड्स किए उसके अंदर बताई गई हैं, सारी की सारी वही हैं और कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो क्या बोला गया अकाउंटिंग के बारे में, तो यहाँ लिखा है अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है, कला। देखो, जो भी चीज़ अगर कला इसको नाम दिया गया तो इसको हम सीख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, लाइक आपको ड्राइंग नहीं आती, ड्राइंग क्या है, एक आर्ट ही है। डांस क्या है, एक आर्ट फॉर्म है। सिंगिंग क्या है, एक आर्ट है हमारे पास। और ये बाय बर्थ तो किसी को नहीं मिलता ना, हम डांस ड्राइंग भी सीखते हैं, ठीक है, ये भी सीखते हैं, सिंगिंग भी सीखते हैं, कोई पेंटिंग वगैरह सीखना चाहते हो, कोई पेंटिंग का कोर्स कर लेते हैं, तो पेंटिंग क्या है, ये भी आर्ट है। हम इन सब कुछ सीखते हैं। अकाउंटेंसी को भी इसीलिए आर्ट कहा गया है, बिकॉज इसे भी सीखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि ऐसे आ जाएगा। अकाउंटेंसी आप सीखोगे, और क्या सीखोगे आप इसके अंदर, रिकॉर्ड करना सीखोगे कि डाटा को रिकॉर्ड एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, ये आप इसमें सीखोगे। देन उसके बाद उसे कैसे समराइज़ किया जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप। पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर क्लासिफिकेशन के बाद हम कहाँ मूव करेंगे, समराइजिंग की तरफ, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब यहाँ पे क्या बोला, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या होता है, एक प्री डिफाइंड सिस्टम है, वो प्री डिफाइंड सिस्टम को फॉलो करके ही आपको ये सब कुछ करना है। अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग नहीं करनी है कि आप कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं, आपको प्री डिफाइंड मैनर है, उसमें ही करना है। एंड किस टर्म में करना है, पैसे की टर्म में करना है बस। मॉनिटरी टर्म में मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं उसे रिकॉर्ड कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक ट्रांजैक्शंस में या फिर इवेंट्स में क्या होता है, कम से कम इन पार्ट या फिर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए। तो हम उस पैसे को रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, उसमें देखेंगे, झांकेंगे एक बार कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वहाँ से एक रिजल्ट निकालेंगे। और उसके बाद हम बताएंगे जाके किसको, यूजर्स वगैरह को कम्युनिकेट करेंगे वगैरह, वो सारी बातें अलग हैं। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली कैसे काम करती है। डन, ठीक है, इस डेफिनेशन को लिख सकते हो आप, ये लिख लो। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या क्या बातें बताई गई हैं आपको। देखो, अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया ना, अब अगर इसी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए, मतलब वो तो एक प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है किसने, ठीक है। अब जब भी आप किसी के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो मेक श्योर दैट वर्ड्स शुड बी एज गिवन बाय द पर्टिकुलर ऑथर या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आपने ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया तो ये वर्ड्स एज इट इज़ होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे कॉमा के साथ, जहाँ कॉमा लगा है प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि आपने अगर अपने तरीके से कुछ बताना है, अपने खुद के वर्ड्स में अगर कोई चीज़ डिफाइन करना है, तो वो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो ये उसका पैटर्न है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो अकाउंटिंग का एक्जैक्टली मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक छोटा सा प्रोसेस है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप सबसे पहले खर्च किए गए पैसों में से ये आइडेंटिफाई करोगे कि भैया मेरा जो खर्चा है क्या वो बिजनेस रिलेटेड है। अगर वो खर्चा बिजनेस रिलेटेड है तो मेरे काम का है, तो हम उसे अगले स्टेप पे लेके जाएंगे। अगला स्टेप क्या है मेरा, उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, वो एक अलग अलग चैप्टर है हमारे पास अवेलेबल है। रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने के बाद उसे फिर हम अलग एरिया पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, उसे रिकॉर्डेड डाटा को क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो एक अलग तरीका है। फिर जब मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लासिफिकेशन के बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे विच इज समराइजिंग। समराइजिंग में अलग चीज़ें सीखोगे आप। जब समराइजेशन हो चुका है उसके बाद आप उस डाटा को इंटरप्रिटेट करोगे और एक रिजल्ट निकालोगे। रिजल्ट का मतलब होता है सिंपल सा प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, ये सब इसी के अंदर निकल आता है। ठीक है, इसी में निकल आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये सब कुछ हम करेंगे। अब करने के बाद अभी ओके, तो इंटरप्रिटेशन एंड उसके बाद एक रिपोर्ट बना ली। रिपोर्ट बनाने के बाद हम उसे क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने क्रिएट किए उस डाटा में मेंशन किया है सब कुछ। ठीक है, जो जिनका कनेक्शन किसके साथ है, बिजनेस के साथ, बताएंगे किसको, टू द यूजर्स, ताकि वो यूजर्स उसको पढ़कर कोई ना कोई जजमेंट ले सके। जजमेंट कैसे जो यूज़र है हमारे वो किस तरीके की जजमेंट्स लेंगे, टॉपिक आएगा हमारे पास यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, तब बताऊंगा। और जो भी जजमेंट लेंगे और उसके बेसिस पर क्या बना सके, वो लोग डिसीजन बना सके कि हम लोगों को आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे को कहाँ पढ़नी पड़ती हैं, अकाउंटिंग के अंदर। नाउ अकाउंटिंग के आगे हमारा अगला जो स्टेप आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं इसे हम, या तो हम इसे क्या बोलते हैं, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग के बारे में बात की जाए तो अकाउंटिंग में पता कैसे लगेगा कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ फीचर्स के नाम से भी जाता है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी आप बोल सकते हो। तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डाटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन को अगर मैं इलेबोरेट करूँ, केवल आइडेंटिफिकेशन को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे आइडेंटिफिकेशन वाले एरिया के अंदर अगर थोड़ा सा देखा जाए, एक डे रूटीन देता हूं मैं आपको किसी भी बिजनेसमैन का। ठीक है, डे रूटीन बिजनेसमैन का क्या है मेरा, लेट्स सपोज एक बिजनेसमैन सुबह सुबह मॉर्निंग 8 AM को उठेगा। ठीक है, सुबह सुबह उठ के वो 8 AM लगा लो, ज़्यादा लेट उठ रहा है, थोड़ा जल्दी उठाते हैं, 6 बजे उठा देते हैं इसको। चलो 6 बजे उठा और ये बंदा पहुँच गया जिम में एक्सरसाइज वगैरह करी, जिम से वापस निकला है 7 बजे के आसपास। 7 बजे आया तो इसने अपनी डाइट वगैरह ली जिम के बाद। ठीक है, तो यहाँ कुछ खर्चे वर्चे किए होंगे, जिम में अपनी फ़ीस दे के आया है निकाल के, लेट सपोज 50,000 रुपये फ़ीस दे के आया, बड़ा आदमी है। ठीक है, फिर उसके बाद डाइट वगैरह इसने निकाल के, तो डाइट में इसने 500,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद 9 बजे के आसपास ये अपने ऑफिस के लिए निकलेगा, तो ऑफिस ड्राइव जब भी ऑफिस ड्राइव के लिए निकल रहा तो रास्ते में इसने क्या किया, पेट्रोल भरवाया अपने ऑफिस की गाड़ी में। ठीक है, पेट्रोल भरवाया से गाड़ी फुल करा ली, 5,000 रुपये यहाँ खर्चा कर दिया। फिर 11 बजे के आसपास ये ऑफिस पहुँचा, फिर वहाँ पे क्लाइंट्स के साथ ये मीटिंग कर रहा है, मीटिंग विद क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स के साथ जो मीटिंग कर रहा है तो उस मीटिंग के दौरान इसने कुछ ना कुछ अपने क्लाइंट्स के ऊपर कुछ खर्चा किया। ठीक है, लेट सपोज 1,000 रुपये इसने यहाँ भी खर्च कर दिए रिफ्रेशमेंट वगैरह में। ठीक है, फिर उसके बाद लंच हुआ, लंच में कुछ स्टाफ को सैलरी वगैरह पे करी है इसने। ठीक है, डे रूटीन में तो स्टाफ की सैलरी इसने पे किया, लेट सपोज 1 लाख रुपए अपने स्टाफ को पे आउट कर दिया। पे करने के बाद अब शाम को 5 बजे ये दोबारा से क्या किया, दोबारा से इसने एक मीटिंग शेड्यूल की। बस उस मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग शेड्यूल करने के बाद केवल और केवल एप्रिशिएशन किया है बस इसने, और कुछ नहीं किया। एप्रिशिएट द एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को एप्रिशिएशन किया है कि हाँ आप बहुत अच्छा काम करते हो,
ठीक है, आपके बिजनेस की, आपके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, ये सब कुछ उसने बताया। पैसे खर्च करने की बात करें, नहीं किया, कोई पैसा खर्चा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद शाम को 6 बजे जो इसने क्या किया, अब ये सब चेंजेस हो जाएंगे ना वाले यहाँ से, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, यहाँ पे पीएम वगैरह चलते रहेंगे सब, ये पीएम, शाम को 6 बजे ये बैक टू होम। अब ये बैक टू होम जब जा रहा है तो उस टाइम पे क्या कर रहा है, उस टाइम पे अपने किड्स के लिए फ्रूट्स लेके जा रहा है, ठीक है, घर के लिए, मतलब फ्रूट्स लेके चला गया, कुछ टॉयज़ वगैरह लेके चला गया, कुछ भी है, तो ये बच्चों के लिए कुछ सामान लेके गया है, तो यहाँ इसने 2000 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, ठीक है। शाम को 8 बजे फैमिली डिनर, फैमिली को भाई डिनर पे लेके गया है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डिनर पे जब लेके गया है तो उस डिनर के टाइम पे इसका जो बिल आया, लेट सपोज 2500 रुपये से यहाँ खर्च कर दिए, ठीक है, तो 2500 रुपये इसके यहाँ खर्च हो गए। अब जब आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन क्या करना है आपको, आइडेंटिफिकेशन में आपको बस ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शंस का कनेक्शन किसके साथ है, बिजनेस के साथ है, मुझे बस उनको ही आइडेंटिफाई करना है। खर्चे तो बहुत सारे हैं, बस आइडेंटिफिकेशन में हम ग्रीन फ्लैग किसको देंगे, जिसका कनेक्शन किसके साथ है, बिजनेस के साथ है। जिम बिजनेस के साथ है, नहीं, ये उसका पर्सनल है, तो ये किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट डाइट, ये उसका पर्सनल है, ये किसी काम का नहीं है। ऑफिस ड्राइव टू पेट्रोल, अब ये ऑफिशियल खर्चा है, तो ये हमारा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये यूज़ होगा। ऑफिस के साथ क्लाइंट मीटिंग कर रहा है, ये भी यूज़ होगा, ऑफिशियल खर्चा है, ये भी ऑफिशियल है। यहाँ क्या है, एप्रिशिएशन दे रहा है बिजनेस में, लेकिन कोई नो मनी, मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं है, मैंने ये भी आइडेंटिफाई किया, इसका मतलब ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद बैक टू होम, घर जा रहा है, बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह लेके जा रहा है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये भी किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट घर गया रात को फैमिली डिनर के साथ, ये भी उसका पर्सनल है, तो ये भी किसी काम का नहीं है। तो मैंने अपने पहले स्टेप में क्या आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास पूरे दिन में इसका क्या है, केवल और केवल 3 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनका हम क्या करेंगे, इनको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है मेरा रिकॉर्डिंग का, ठीक है। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग भी नहीं कह सकते हम, इसे क्या कह सकते हैं, मेजरिंग बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट स्टेप होता है मेजर करने का, ठीक है, कि हमें पहले तो मैंने, और ये ना नेक्स्ट स्टेप इसी वाले स्टेप में कवर हो गया। पहले देखो ये आइडेंटिफिकेशन, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है। अब इनको मेजर करना है रुपीज़, मनी की टर्म में, तो मनी की टर्म में कर लिया ना मेजर ये वाला, तो ये स्टेप यहीं पे कवर हो गया आपका इसमें, ठीक है। मेजरिंग हो गया, मेजरिंग करने के बाद अगला स्टेप, इसके जस्ट बाद अगला स्टेप आता है रिकॉर्डिंग का, कि हम रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। क्लियर। अब एक बार पढ़ते हैं इसके अंदर का मटेरियल जो बुक्स में गिवन है। क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। अब से सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, देखो यहाँ पर इसने पहला खर्चा किया था, पेट्रोल डलाया था, इसका कोई ना कोई इनवॉइस लिया होगा, इसने बिल लिया होगा पेट्रोल पंप से, ये भैया बिल दे दो, मुझे ऑफिस में चढ़ाना पड़ता है, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, तो मुझे प्रॉपर बिल चाहिए, बिल है इसका, तो पता लग जाएगा कि रिकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्लाइंट से मीटिंग करी है, तो बाहर से जो भी सामान वगैरह आया होगा, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी क्या आया होगा, बिल आया होगा उसका भी। नेक्स्ट ये सैलरी दे रहा है एम्प्लॉइज़ को, तो क्या करेगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वाउचर वगैरह क्रिएट करेंगे। वाउचर टॉपिक है आपके पास चैप्टर नंबर 7 में, तो उस वाउचर के थ्रू पता लग जाता है। या फिर बैंक ट्रांजैक्शंस करी है, तो बैंक स्टेटमेंट से मुझे पता लग जाएगा कि मैंने ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि मुझे सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, अपनी मर्जी से मैं कोई भी खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कोई खर्चा डाल, जैसे इसमें मैंने डाल दिया भाई रिपेयर का खर्चा हुआ, रिपेयर एक रिपेयर एक्सपेंस है, रिपेयर में एक मेरा एम्प्लॉय गया और बोला सर गाड़ी में ना खर्चा हो गया था, 1500 रुपये का खर्चा हुआ है, तो मैं उसको 1500 रुपये दूंगा, दे दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इस 1500 रुपये का मुझे क्या चाहिए, बिल चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा कोई एविडेंस चाहिए जो इस खर्चे को डिफाइन करे, बताए कि एग्जैक्टली में ये खर्चा हुआ है या नहीं हुआ, अदरवाइज तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स मांगता है, अकाउंटिंग बेसिकली इसके लिए भी की जाती है, क्योंकि सरकार को हमसे टैक्स चाहिए। और सरकार को जो टैक्स चाहिए वो किस पे चाहिए, हमारे प्रॉफिट पर चाहिए। प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, ये सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इसके बारे में, ये रहा है ना, जो भी कमाया जो खर्च कर दिया। अब अगर मैं टैक्स बचाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला भाई देखो हमने पूरे साल में 2 लाख की इनकम जनरेट करी है, ठीक है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो खर्चे हमने बोला खर्चे सर 3 लाख हो गए मेरे, तो मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा, मैं तो 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया, तो टैक्स कहाँ से दूँ आपको। तो सरकार बोलेगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो आप इसका ना मुझे प्रूफ दे दो,
इसका भी प्रूफ दे दो और प्लस इसका भी प्रूफ दे दो। तो बिजनेसमैन इनकम का प्रूफ तो दे ही देता है आराम से कि मैं कितना कमा रहा हूं बेसिकली। खर्चों के जब प्रूफ की बारी आती है तब उससे दिक्कत होती है। तो मुझे वो खर्चे प्रॉपर तरीके से, जब तक कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तब तक मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे ये आइडेंटिफाई वाले एरिया में मुझे पता करना है कि मेरे पास क्या कोई सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल है भी या नहीं है। आंख बंद करके तो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में क्या आता है, इनवॉइस आता है, कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो बना होगा डॉक्यूमेंट वगैरह में, कोई कैश मेमो अवेलेबल होगा। आप लोग जब फीस देते हो तो मैं एक रिसिप्ट देता था, देखिएगा रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है कैश मेमो, ठीक है। तो कैश मेमो कब मिलता है, हर तरीके की कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। तो जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए क्या मिलेगा, आपको एक कैश मेमो मिल जाएगा, ठीक है। एंड मेजर करो उसको किस फॉर्म में, मनी के टर्म में। इसे बताया था ना अभी कि आपको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इनको मनी टर्म में मेजर करना है। तो मेजरमेंट हो तो गई, यहाँ 5,000 खर्च हुए, यहाँ 1,000 खर्च हुए, यहाँ 10,000 खर्च हुए, मेजरमेंट भी हो गया मेरा। हाँ, मुझे जो खर्चे का नाम लिखना है और पैसा लिखना है बस। रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो एक अलग फैक्टर है, अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, अभी आप थ्योरी के ऊपर काम करो। देखो 11th क्लास में ना इनिशियल के जो चैप्टर्स है ना, थोड़े से ऐसा लगेगा आपको बड़ा बोर सा लग रहा है, थ्योरी चल रही है। लेकिन जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ना, देन यू विल शो योर इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा कि अब मज़ा आ रहा है, कुछ कैलकुलेशंस एरिया आ रहे हैं, तब मज़ा आना शुरू हो जाता है। बट पॉइंट ये कि उस एरिया तक जाने से पहले मुझे बेस पता होना ज़रूरी है, मुझे उन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है कि एग्जैक्टली हम कर क्यों रहे, पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है। इसको करते टाइम मुझे समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बोलना का चाहता है, उसके लिए थ्योरेटिकल एरिया आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्लियर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट एरिया पे। नेक्स्ट एरिया क्या है, मैंने आइडेंटिफाई हो चुका है। अगले में हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। तो रिकॉर्डिंग क्या है, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप एन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मुझे जो मैंने आइडेंटिफाई किया उसका क्या करना है, मुझे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किसका, ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर आइडेंटिफाइड, मतलब जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं, किस फॉर्म में, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है डेट वाइज, जो खर्चा जैसे आया उसके अकॉर्डिंग डेट के हिसाब से आप रिकॉर्ड करते चलो, ठीक है। ऑफ देयर अक्रेंस इन द जर्नल, कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप इसे, यहाँ रिकॉर्ड करोगे। इसका नाम क्या है, रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई जगह चाहिए ना आपको, तो उसका बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। ये चैप्टर्स के नाम भी हैं आपके, चैप्टर नंबर 8 एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 9, ये 11th के आसपास होगा शायद सब्सिडरी बुक्स वाला आपका चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर्स के नाम पढ़ेंगे आगे, ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स है पूरे के पूरे, क्लियर। तो ये आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग क्लियर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स के, बिकॉज नोटिंग एक साथ कर लेना सारी चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। अब देखो जैसे आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ली, रिकॉर्ड करने के बाद मेरा मेन मोटिव होता है कि भाई जो मैंने डाटा रिकॉर्ड किया, अगर मुझे उस रिकॉर्डेड डाटा में से किसी एक खर्चे के बारे में जानना है, केवल एक खर्चा, कि भैया इस खर्चे में कितना पैसा लगा, ठीक है, मुझे जानना है पूरे महीने में मैंने कितना माल बेचा, केवल सेल्स के बारे में जानना है, या फिर मैंने पूरे साल में कितनी सैलरी को पे आउट किया, मैंने ये भी तो रिकॉर्ड किया ही होगा ना। लेकिन सैलरी रिकॉर्ड की होगी पूरे साल में 12 बार, और हर बार अलग अलग तरीके की सैलरी पे आउट की होगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरे 12 के 12 महीने सेम एम्प्लॉयज़ मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ छोड़ के भी गए होंगे, कुछ नए भी आए होंगे, बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा। तो जो भी खर्चे हुए मुझे इन सबको एक जगह पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जनरल में तो हम क्या कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा मेंटेन करते जा रहे हैं बस। अब अगला स्टेप आता है मेरा क्लासिफिकेशन का, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, एक जगह पे ब्लॉक कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजेक्शंस सो एज टू ग्रुप द ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर देते हैं एक सिमिलर टाइप का, कहाँ पर, एक प्लेस के ऊपर, और उस प्लेस का नाम क्या है, लेजर अकाउंट्स। मतलब मैं एक सेल्स का अकाउंट बना दूंगा, इसके अंदर जो भी डाटा होगा मैं सेल्स का रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद मैं सैलरी का अकाउंट बना दूंगा एक, तो सैलरी से रिलेटेड जो भी डाटा होगा मैं सैलरी के बारे में यहाँ रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ठीक है। ऐसे रिकॉर्डिंग चलती रहेगी मेरी सारी। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्लासिफिकेशन तो हो रहा है। तो आगे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। हम एक आगे जाके चीज़ पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस, एक नई चीज़ है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है जितना आया उतने का ही कुछ ना कुछ गया होगा। तो जाहिर सी बात है बिजनेस में इन दोनों का मैच होना ज़रूरी है। अगर मैंने किसी से 10,000 का माल खरीदा
तो मेरे को पैसे भी 10,000 ही देने पड़ेंगे ना। और अगर ये मैच कर रही हैं दोनों चीज़ें, तो वो कहाँ पता लगेगा मुझे? इन माय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जो कि क्या बताएगा? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताएगा कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, दोनों साइड मेरी वेरीफाई हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा मुझे? जब मैं क्लासिफिकेशन कर दूंगा उसके बाद। देन उसके बाद मेरा एरिया आता है समराइज करने का। समराइज करने का सिंपल सा मतलब होता है, मैं क्या करता हूँ, अपने क्लासिफाइड डाटा को, जो कि कहाँ अवेलेबल है? ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है, उस ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डाटा अवेलेबल है उसको मैं यूज़ करूँगा और क्या बनाऊँगा? अपने पास बनाऊँगा एक अकाउंट जिसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वहाँ से एक बैलेंस शीट भी क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक बैलेंस शीट क्रिएट करूँगा इन अ मैनर यूजफुल टू द यूजर्स। देखो मैंने डाटा क्रिएट तो कर दिया, क्रिएट करने के बाद अगर वो डाटा सामने वाले के लिए यूजफुल ही नहीं है तो मेरे किस काम का? मैंने आपको डाटा दिया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, आप उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वो आपके किस काम का? तो मुझे डाटा को क्रिएट तो करना है, लेकिन एक यूजफुल मैनर में क्रिएट करना, ताकि सामने वाला इंसान उसे समझ पाए। ना समझ पाए तो किसी ऐसे को समझा दो जो समझ सकता है। हर बंदा नहीं समझ सकता है ना। अब जिस बंदे ने बता, मान लो एक कह रहे हैं ना, वो बढ़िया लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या है? सारे बिजनेसमैन ही होते हैं, ठीक है, पुश्तैनी बिजनेस चल रहे हैं सबके बड़े बड़े, लेकिन उनमें अगर देखा जाए तो वो क्या करते हैं? उनको बिजनेस के खातों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बिजनेस कैसे करना, पैसा वैसा पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस करना कैसे वो पता है। हिसाब किताब रखना की बारी आए तो वो नहीं, अपने हिसाब अपने तरीके से तो रख लेते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से रखने की बारी है सिस्टमैटिक मैनर में, वो नहीं पता। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं, जिसके पास क्या है? जिसके पास अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज है, और वो उस नॉलेज को डिकोड करके बताएगा कि भैया इस इंफॉर्मेशन में ये बातें लिखी हुई हैं, इन बातों में के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सारी बातें उनको समझा दी जाएंगी। ठीक है, तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग कोई भी हो सकता है जो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा है, उसे हम यूजर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये क्या करेंगे? समराइजेशन फॉर्म में हम उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम क्या बनाते हैं? P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट गिव्स यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरी। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? देखो, दो चीज़ बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे। तो P&L अकाउंट आपको बताएगा कि आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस अर्न किया है। जो भी कमाया वो सब आपको कहाँ से मिलेगा? P&L से मिल जाएगा। देन उसके बाद हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट, इसी में बनाएंगे हम बैलेंस शीट भी। तो बैलेंस शीट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसे बताता है ये। ठीक है, इसीलिए हम बैलेंस शीट को ना पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पोजीशनिंग स्टेटमेंट हम इसे ये भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये पोजीशनिंग स्टेटमेंट का काम भी करती है। तो ये हमारा ऐसे काम करेगा। क्लियर हो गया? नाउ अब ये समराइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा बस। डन। अब चलेंगे अगले वाले सेगमेंट के ऊपर, जिसमें हमारे को केवल 2 स्टेप्स और बचे हुए हैं। उसके बाद ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का एरिया कवर हो जाएगा। नाउ जो भी हमने समराइजेशन वाले फॉर्मेट में किया, हमने क्या किया? केवल और केवल प्रॉफिट निकाला और बैलेंस शीट वगैरह बना दी, हो गया हमारा काम। अब उसको मुझे क्या करना है? मुझे उसको एनालाइज भी तो करना है। अकाउंटिंग में हम एनालिसिस भी करते हैं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी डाटा रिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में जो भी डाटा रिकॉर्डेड है, इनके बीच में कनेक्शन क्या है। ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश है। ठीक है, इट इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का पर्पस क्या है? इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। हमारा काम क्या है? हमें ये देखना है कि भाई मेरा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। क्योंकि फाइनेंशियली बिजनेस के अंदर ना जितने स्ट्रेंथ आपके पास, जितनी मजबूती रहेगी पैसे के फॉर्मेट में, उतना ज़्यादा आप बड़े डिसीजन ले सकते हो, उतना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो। भाई मेरे पास मान लो मेरे को ये बोलता है कि सर 1 लाख रुपए लगाओ, आपको 10% कमा के दे दूंगा मैं, 10,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे 10% के हिसाब से। क्योंकि बिजनेस में ना मैक्सिमम चीज़ पता है कैसे चलती है? परसेंटेज में चलती है। तो अगर मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल है तो मैं रिस्क ले लूँगा। इतना अवेलेबल है, केवल 1 लाख ही अवेलेबल है, तो रिस्क ले लेंगे, लेना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मेरे बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मेरे पास भाई 1 करोड़ पड़ा हुआ है, 1 CR पड़ा हुआ है, तो 1 CR पड़ा हुआ है, कोई बंदा बोलता है सर एक बार लगा के तो देखो आप, तो ले लूँगा। मेरे 1 करोड़ पड़ा हुआ है, 1 लाख दे दे भाई, चेक कर लेते हैं एक बार कि भैया कैसा है, क्या कर रहा है। तो अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ तो मैं डिसीजन ले लूँगा आगे जाके कि भैया क्या करना क्या नहीं करना। एंड
वीकनेस भी पता लग जाती है मुझे बिजनेस के बारे में। वीकनेस कैसे पता लगेगी? जब मेरे देखो एक तरफ होते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस की खुद की संपत्ति है उसे बोलते हैं एसेट्स। जैसे आप यहाँ इस इंस्टीट्यूट की बात करो, एसेट्स के फॉर्मेट में क्या नजर आ रहा है आपको? वो सारी चीज़ें एसेट्स हैं जो इस इंस्टीट्यूट की हैं। ये टेबल, ये प्रोजेक्टर, वो डिजिटल बोर्ड, ये एसी, ये फैन, ये सब किसका है? इस इंस्टीट्यूट का है। ये सब क्या है? एसेट्स है। लेट सपोज इन सभी की वैल्यूएशन अगर मैं लगाऊँ 5 लाख लगा लेते हैं। दूसरा होता है लाइबिलिटी, कर्जा। ठीक है, अगर कर्जा आपका 5 लाख से जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहोगे आप? फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये मैं बोलता हूँ ये 4 लाख रुपए है, तो मेरे बिजनेस क्या फाइनेंशियली स्ट्रेंथ है मेरे बिजनेस के अंदर? बिल्कुल है, 4 लाख रुपए। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, बिकॉज देखो एज इट इज अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्या रहना चाहिए, तब एक पैरामीटर दूंगा ना मैं आपको कि मैं किसको स्ट्रांग बोलूंगा, एक पैरामीटर दूंगा। या तो मैं कंपेयर करने के लिए दूसरा बिजनेस आपको दे दूं, एक दूसरा बिजनेस देता हूं जहां पे एसेट्स का वैल्यू है 5 लाख रुपए, लेकिन लायबिलिटीज की बात करूं तो 3 लाख रुपए की लायबिलिटी है, तो 2 लाख रुपए क्या है इस बिजनेस का? नेट वैल्यू। नेट वैल्यू 2 लाख की है केवल। तो अब बताओ कौन सा वाला बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग है? ये वाला बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग है ना, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई चीज मिल गई आपको, तभी आप बता पाओगे। तो ये सब क्या है? ये एनालिसिस का ही तो पार्ट है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। यहां पे क्या है? आपको बेस मिल जाता है इंटरप्रिटेट करने के लिए। ना जैसे आपने अब इंटरप्रिटेशन में आप क्या करोगे? इंटरप्रिटेशन में आप क्या करने वाले हो? आप इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग, आप एक्सप्लेन करोगे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप्स सो एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस। अपनी एनालिसिस में आपने क्या 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 मतलब निकाला, क्या कनेक्शंस क्रिएट किए, वो सब बताने हैं आपको। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या करोगे आप? ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है किसके लिए? यूजर्स के लिए, ताकि वो अपने लिए कोई ना कोई भी डिसीजन ले सके जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास भाई 10 लाख रुपए पड़े हैं और आपको दोनों बिजनेस में से एक बिजनेस को पैसा देना है, तो किसको दोगे? इस वाले को बिजनेस पैसा दोगे आप निकाल के। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो डिसीजन मेकिंग ये तो है। और ये पॉसिबल कब हो पाया? जब आपको सारे फैक्टर्स पता हैं आपको, तभी पॉसिबिलिटी बन पाती है। ठीक है, तो आपने इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। लास्ट पॉइंट दैट इज कम्युनिकेटिंग। आपने करने के बाद जो भी निकाला आप उसको बताओ जाके। ठीक है, उसकी एक समरी बनाएंगे। समरी बनाने के बाद आप यूजर्स को बताओ कि भैया मैंने ये समरी बनाई है, मेरा खुद का एनालिसिस ये है, और इसके बेसिस पर आप मेरा ये इंटरप्रिटेशन है कि ऐसा ऐसा हो सकता है मेरे एनालिसिस के बेसिस पर। ठीक है, और किससे बताओगे? कम्युनिकेट करोगे जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड है। रोड पे खड़े होकर शुक्र बाजार में ठेला थोड़ी लगाना है भाई, जैसे सुनना है वो सुनेगा, आगे नहीं सुनना उसको बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, लाउड स्पीकर लगा के सुनाने की जरूरत नहीं है। कीर्तन होता है ना पड़ोस में, लाउड स्पीकर लगा पूरे मोहल्ले को सुनाया जाता है कि हम कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन कर रहे हो भाई, अपने आस पड़ोस में जितने कीर्तन किया जाए छोटी आवाज़ करके उनको सुना लो। नहीं, हम तो लाउड स्पीकर लगा सुनाएंगे सबको। ठीक है, तो वो सब नहीं, कम्युनिकेट करो, लेकिन किसको? केवल और केवल इंटरेस्टेड पार्टीज को। देन तो दीज आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। ये सारे के सारे हम लोगों ने आज कवर किए। आज हमारा डेफिनेशन के एरिया कवर है, मीनिंग कवर है, एंड फीचर्स वगैरह सारे कवर्ड है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपके लिए इसके नोट्स वगैरह मेंटेन कर लो, क्योंकि बुक्स में अगर आप देखोगे ना बहुत लंबे लंबे नोट्स वगैरह दिए हुए हैं आपको इसके। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट में आप इनको आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये नोट कर लो सारे।